Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. Strength of Material Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर द टॉपिक विच इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, राइट. सो यू कैन कंसीडर इट डियर स्टूडेंट कि ये कंबाइंड स्ट्रेस का केस है जहां पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस से भी सब्जेक्टेड है वो ऑब्जेक्ट. मींस ये कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का केस है. इसको हम स्टडी करते हैं. एक छोटा सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट बट इंपॉर्टेंट है. अगर आप कुछ जैसे डैम की बात करोगे जो बेसिकली आपका मैसोनरी डैम है, उस डैम में बेसिकली इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जो डैम होता है ना वो डैम बेसिकली इस टाइप्स के लोड से सब्जेक्टेड होता है जहां पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी होता है और साथ में बेंडिंग स्ट्रेसेस भी उस पे एक्ट होता है. इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक शॉर्ट कॉलम वगैरह में भी अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है मींस उसके एक्सिस से थोड़ा सा ऑफसेट एक लोड लग रहा है तो वहां पे भी एक केस बनता है जो उस पे डायरेक्ट स्ट्रेस भी डेवलप करता है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस भी डेवलप करता है और एट द सेम टाइम उसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होता है डियर स्टूडेंट. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि आपको बेसिकली जब डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों लग रहा है ऑब्जेक्ट पे तो उसमें एक मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस डेवलप होता है. आपका बेसिकली टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा और मिनिमम स्ट्रेस कितना डेवलप होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी और ऑब्वियसली उसका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन मींस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का वो ग्राफ भी आपको डियर स्टूडेंट ड्रॉ करना होता है. देन कम्स कि इस टॉपिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डियर स्टूडेंट जिसको बोलते हैं कर्नल और कोर. सो डियर स्टूडेंट अगर हम इसेंट्रिक लोड लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस पे ये इसेंट्रिक लोड लग रहा है उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस जो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस हो सकता है होता है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस बेसिकली इसमें कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों स्ट्रेस डेवलप हो सकता है. मींस ऑब्जेक्ट के अंदर कंप्रेशन जोन भी हो सकता है और टेंसाइल जोन भी हो सकता है. बट आपको पता है कि कुछ स्पेशल केस में आपको नहीं चाहिए होता है टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस बिकॉज जैसे आप मैसोनरी स्ट्रक्चर ले लो, अगर वो ईंट से मान लो जुड़ा हुआ एक बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि ईंट से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट पे मतलब मैसोनरी खास करके जो मैसोनरी डैम है उस डैम पे कभी भी आप टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लगाना चाहोगे या आप नहीं चाहोगे उसको ऐसे डिजाइन करोगे कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो, अदरवाइज वो क्रैक जनरेट करेगा. तो आप उस पे हमेशा कंप्रेसिव का केस मेंटेन करोगे. तो हम बेसिकली इस टॉपिक में ये भी देखेंगे कि क्या वो कंडीशन है कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट जहां पे डायरेक्ट बेंडिंग डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का केस है तो जो मैक्सिमम जो बेसिकली उसमें कंप्रेशन डेवलप हो टेंशन ना डेवलप हो उसके लिए कंडीशन देखेंगे डियर स्टूडेंट और वो कंडीशन इसेंट्रिसिटी से लिंक्ड है. मींस लोड को आप एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे अप्लाई करोगे कि वो कंप्रेशन ही डेवलप हो टेंशन ना हो और उसी से कर्नल या कोर बेसिकली एरिया डेवलप होता है और उसी कर्नल या कोर एरिया का साइज आपको कई बार एग्जाम में पूछता है डियर स्टूडेंट. तो उस पे हम बेसिकली फोकस करेंगे और ऑब्वियसली एक न्यूमेरिकल करेंगे तो इससे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स कम टू दिस टॉपिक डियर स्टूडेंट. डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको एक बेसिकली वर्टिकल आप यू कह सकते हो एक कॉलम लेना होगा, राइट. ये एक कॉलम है, इस पे बेसिकली इसका एक्सिस डियर स्टूडेंट ये है, दिस इज योर एक्सिस और एक्सिस से लेट्स से यहां पे आपने लोड लगा दिया डियर स्टूडेंट W जो कि यहां से E डिस्टेंस पे. E क्या है डियर स्टूडेंट? इसेंट्रिसिटी. E क्या है? E इज इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी, right? And W is compressive load. W is compressive load. So यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो ये अगर इस टाइप का केस हो तो ये डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों इस ऑब्जेक्ट में इस कॉलम में डेवलप होगा. अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप हो रहा है क्योंकि लोड तो सिर्फ कंप्रेसिव लग रहा है तो सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए बट कैसे बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा. सो इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट इस केस को अगर आप ऐसे एज्यूम कर लो,
आपने क्या किया इसको अज्यूम करने, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने क्या किया, ये जो W लोड है उसके इक्वल आपने एक एक्सियल अलोंग द एक्सिस यहां पे एक W लोड लगा दिया और एक लोड यहां पे लगा दिया। ये जस्ट आपने बेसिकली अज्यूम किया, हालांकि ये लोड और ये लोड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो इन दोनों लोड को जो अभी हमने अज्यूम किया कि ये एक्ट हो रहा है, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट विल बी द सिमिलर केस लाइक जो इसेंट्रिक लोड लग रहा है। सो इसेंट्रिक लोड लग रहा है वही वाला केस होगा अगर हम ये वाला भी लोड लगा दें, बिकॉज़ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। बट यहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप हो रहा है अगर इसेंट्रिक लोड लग रहा है। कैसे डियर स्टूडेंट? सो नाउ सी, ये जो लोड है, ये एक लोड है W और एक दूसरा ये वाला जो लोड है इक्वल और ऑपोजिट है, और ये कितने डिस्टेंस अपार्ट है डियर स्टूडेंट? E डिस्टेंस अपार्ट है। तो ये कपल फॉर्म करेगा, एक कपल फॉर्म करेगा डियर स्टूडेंट, जो कि इस कॉलम पे एक्ट करेगा। और ये जो कपल होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा? W into E मोमेंट का। सो ये बेसिकली M डेवलप होगा, जो कपल का जो मोमेंट होगा वो हो जाएगा W into E, जिससे ये बीम सब्जेक्टेड होगा। So we have considered this load and this load, and due to this and this load and this eccentricity, ये जो कॉलम है, इस कॉलम पे डियर स्टूडेंट एक मोमेंट एक्ट हो रहा है जो कि बेंडिंग मोमेंट है। ये बेसिकली एक कपल है बेसिकली, लेकिन इस बीम पे बेंडिंग मोमेंट के फॉर्म में एक्ट हो रहा है, मींस इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। बट ये वाला लोड तो रह गया ना डियर स्टूडेंट, ये वाला लोड W, तो ये वाला इसमें डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। मींस आप ये कह सकते हो कि ये और ये दोनों मिलके इसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा, और इसी बेंडिंग मोमेंट की वजह से इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट? ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये जो W है, ये वाला जो W है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप करेगा। सो यहां से डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक इसेंट्रिक लोड जो कि एक्सिस से एक सर्टेन E डिस्टेंस ऑफसेट है, और अगर किसी कॉलम पे एक्ट हो रहा है तो वो डायरेक्ट कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेस का केस होता है। सो डियर स्टूडेंट यहां से ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, अब कॉलम पे बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है, तो अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस को बोले यहां पे डियर स्टूडेंट कैसे निकाल सकते हैं? सो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा D। सो सिग्मा D डियर स्टूडेंट सिंपल क्या होगा? W by A। A इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। A क्या है डियर स्टूडेंट? A क्या है इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? सो W by A हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट? और इसका अगर आप वेरिएशन देखोगे, ये एक प्लेन स्ट्रेस है, तो इसका जो वेरिएशन होगा डियर स्टूडेंट अलोंग द क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट सेम होगा, राइट? सेम होगा, राइट? सो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा D W by A हो जाएगा। बट बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा डियर स्टूडेंट? इस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, अभी यहाँ पे जो क्लॉकवाइज कपल है ये इसमें बेंडिंग डेवलप करेगा, और बेंडिंग डेवलप करने की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B होगा डियर स्टूडेंट, ये सिग्मा B क्या होता है? तो आपको बेंडिंग इक्वेशन ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, M by I is equal to सिग्मा by Y, राइट? सो यहीं पे तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा क्या होगा? My by I, राइट? सो सिग्मा B क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? M into Y. What is the Y dear student? What is the Y? Okay, so dear student यहां पे अगर मैं सिग्मा निकालूं तो सिग्मा क्या होगा? M into Y by I, right? So M को यहां पे मैं W into E लिख सकता हूं dear student। ये जो M है ना, ये W into E है। So M को मैं लिख सकता हूं W into E into Y by I, right? So sigma B ये हुआ dear student। Now you have to understand ये जो सिग्मा B है ना, ये ऑब्वियसली बेंडिंग है तो टेंशन भी होगा, इसकी वैल्यू टेंशन भी है और कंप्रेशन भी है, क्योंकि एक बीम को जब बेंड करते हैं तो एक सर्टेन जो न्यूट्रल एक्सिस से एक पोर्शन आपका क्या होता है? टेंशन में होता है, दूसरा कंप्रेशन में। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सिग्मा B है, ये अगर लोड यहां पे लग रहा है, अगर लोड डियर स्टूडेंट यहां पे लग रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस से इधर वाला जो जोन होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा? टेंशन में होगा, और ये क्या होगा? कंप्रेशन में होगा। न्यूट्रल एक्सिस से इधर वाला कंप्रेशन में होगा डियर स्टूडेंट। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, राइट?
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पे आपका लोड लग रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा टेंशन, ये हो जाएगा टेंशन, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कंप्रेशन, राइट। ये चीज आपको समझना है, ये इस एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस के इधर हो जाएगा टेंशन और इधर हो जाएगा कंप्रेशन, अगर लोड राइट साइड में लग रहा है, बट अगर लोड लेफ्ट साइड में लगेगा डियर स्टूडेंट तो ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर लोड एग्जैक्टली मान लो यही एक कॉलम है और लोड इसके इधर लग रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे W into E, तो फिर उस केस में डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा कंप्रेशन, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट कंप्रेशन, और ये हो जाएगा टेंशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीम में टेंशन और कंप्रेशन होगा, वैल्यू सेम होगी MWEY/I, राइट। सो ये जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट ये हो जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा और वही आपको फाइंड करना है। सिग्मा मैक्सिमम एक ये डेवलप होगा और सिग्मा मिनिमम ये डेवलप होगा। सो डियर स्टूडेंट सिग्मा मैक्सिमम यहां पे बेसिकली जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। यू हैव टू अंडरस्टैंड सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी, तो प्लस सिग्मा बी ले सकते हैं, और अगर दूसरा हम लेते हैं डियर स्टूडेंट सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, एक ये लेना होगा। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि एक बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा डियर स्टूडेंट। तो देखो अगर ये यहां पे जो सिग्मा मैक्स होगा वो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होगा, क्योंकि सिग्मा डी भी कंप्रेसिव है और ये भी सिग्मा बी भी कंप्रेसिव। अगर हम लेते हैं तो ये दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों कंप्रेशन है तो ऐड हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। बट ये सिग्मा बी क्या है, टेंसाइल है डियर स्टूडेंट, क्योंकि टेंसाइल और ये डायरेक्ट तो हमेशा कंप्रेसिव होगा, उसकी वजह से दोनों माइनस होगा। तो सिग्मा मिनिमम मैक्सिमम ये होगा, सिग्मा मीन ये होगा डियर स्टूडेंट, ये आपको समझना है। नाउ आप अगर इसमें वैल्यू चाहो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, राइट। बट सिग्मा बी को WEY/I लिख सकते हो और सिग्मा डी को W/A। सो इफ आई कैन राइट इट लाइक सिग्मा जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा वो सिग्मा डी इज W/A प्लस WEY/I, और सिग्मा मिनिमम जो डेवलप होगा डियर स्टूडेंट वो होगा W/A माइनस WEY/I, राइट। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। और इसका अगर मैं बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट, तो ग्राफ कैसा होगा ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा डियर स्टूडेंट, तो मैं यहीं पे बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे बेसिकली डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ये बेसिकली आपका, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली तीन डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का इन केस ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तब है, मींस ये केस तब है जब सिग्मा डी बेसिकली आपका क्या है, ग्रेटर देन है सिग्मा बी से। मींस अगर डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम होगा वो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी होगा, और जो मिनिमम होगा वो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी होगा, क्योंकि सिग्मा डी बड़ा है सिग्मा बी से तो ये पॉजिटिव आएगा डियर स्टूडेंट, मींस कंप्रेसिव ही रहेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे सिग्मा डी अगर बड़ा है सिग्मा बी से तो ये भी अल्टीमेटली कंप्रेसिव होगा, क्योंकि सिग्मा डी इज ऑलवेज कंप्रेसिव। तो अगर ये बड़ा होगा इससे तो हालांकि सिग्मा भी टेंसाइल है, बट ओवरऑल जो मिनिमम स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव होगा, और ये मैक्सिमम वाला तो ऑलरेडी कंप्रेसिव है, क्योंकि ये भी कंप्रेसिव है ये भी कंप्रेसिव है। सो आप ये कह सकते हो कि अगर सिग्मा डी बड़ा हुआ सिग्मा बी से तो ये वाला बेसिकली क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट मिनिमम स्ट्रेस, और जो वेरिएशन जो आपका ग्राफ होगा वो ये हो जाएगा, राइट। सो ये मिनिमम स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी है, ये सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी है डियर स्टूडेंट। नाउ द सेकंड केस इज जो कि बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होगा, जो कि केस होगा कि अगर डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से छोटा हो गया,
डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस से छोटा हो गया तो मिनिमम स्ट्रेस नेगेटिव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मिनिमम स्ट्रेस नेगेटिव का ये मतलब है कि वो टेंसाइल में पहुंच जाएगा, राइट। मिनिमम स्ट्रेस नेगेटिव का मतलब है वो टेंसाइल में पहुंच जाएगा, जो कि यहां पे दिखाया हुआ है। ये सिग्मा डी और ये सिग्मा बी है, तो दोनों का सम क्या हो गया, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी मैक्सिमम है। बट अगर ये देखोगे तो ये वेरिएशन ऊपर जाएगा, ये नीचे है, ये भी नीचे है, बट ये ऊपर गया बिकॉज जो मिनिमम स्ट्रेस होगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बी माइनस सिग्मा डी, जो कि क्या होगा, टेंसाइल हो जाएगा। सो ये टोटल सिग्मा बी है, अगर आप देखोगे तो ये जो सिग्मा बी है उसी का ये टोटल सिग्मा बी है, और ये सिग्मा डी है, ये भी सिग्मा डी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बी माइनस सिग्मा डी। तो ये वाला केस ही अपने को अवॉइड करना होता है। मैसोनरी वगैरह में जो आपका मैसोनरी डैम है उसमें यही वाला केस अवॉइड करना होता है, टेंशन नहीं होना चाहिए। और ये थर्ड केस है डियर स्टूडेंट जहां पे सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा बी है, मींस डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस के इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम स्ट्रेस होगा जो कि होता है सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी वो जीरो हो जाएगा, बट मैक्सिमम की वैल्यू होगी सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो ये वेरिएशन ऐसे होगा। तो डियर स्टूडेंट ये तीन वेरिएशन है, वन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन वेरिएशन है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के केस में, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का, जो आपको याद रखना होता है, राइट। सो आई थिंक ये आपको डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डियर, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनता है। आप डायरेक्ट स्ट्रेस आसानी से निकाल सकते हो W/A से, बेंडिंग स्ट्रेस आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, और बस मैक्सिमम और मिनिमम प्लस माइनस कर देना, और अगर ग्राफ पूछता है डियर स्टूडेंट तो जो भी केस होगा उस हिसाब से आपको बना देना है, राइट। सो ये बहुत आसान सा केस है। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम उसी कंडीशन पे आते हैं कि ऐसा कौन सा केस होगा कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए। टेंशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे ऐसे, स्पेशली जैसा मैंने बताया मैसोनरी डैम है, तो डैम के केस में चूंकि आप मैसोनरी है तो ईंट ब्रिक से बेसिकली वो बना हुआ, तो ब्रिक में कभी भी हम बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस से सब्जेक्ट नहीं करते, तो उस केस में आपको अवॉइड करना होता है। तो आप कैसे इसके अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है कि इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस ना डेवलप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट अब हम एक छोटे से बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, जहां से हमें बेसिकली कर्नल या कोर रीजन या कोर एरिया या कर्नल एरिया का आइडिया लगता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकली उसी कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन फॉर नो टेंशन, नो टेंशन इन द सेक्शन, मतलब सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट अभी आपने देखा था कि जो आपका सिग्मा मैक्स था वो सिग्मा मैक्स क्या था डियर स्टूडेंट, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, राइट। और सिग्मा मिनिमम जो है वो क्या था डियर स्टूडेंट, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सो ये बेसिकली ये तो कंप्रेसिव ही होगा, ये तो श्योर है क्योंकि ये प्लस में है, ये तो कंप्रेसिव होगा, राइट। बट डियर स्टूडेंट यहां पे केस है, यहां पे चांसेस है अगर सिग्मा डी बड़ा हो गया सिग्मा बी से तो फिर तो ये कंप्रेसिव होगा, लेकिन अगर सिग्मा डी सिग्मा बी से छोटा हो गया तो ये कंप्रेसिव नहीं, ये टेंसाइल हो जाएगा। और यही केस बेसिकली आपको इसी के लिए कंडीशन निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे हम कह सकते हैं कि सिग्मा डी यहां से क्लियर है कि फॉर ऑलवेज compressive stress, for always compressive stress means there should not be any tension. So for always compressive stress क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, सिग्मा डी हमेशा क्या होना चाहिए, सिग्मा डी इज लेसर देन इक्वल टू सिग्मा बी। डियर स्टूडेंट ये होना चाहिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो ये वैसे ये कंप्रेसिव होना चाहिए, ये तो ऑलवेज कंप्रेसिव होगा, बट ये कंप्रेसिव तब होगा जब सिग्मा डी बड़ा होगा सिग्मा बी से। सो सिग्मा डी स्मॉलर देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी अगर होगा, सो इट विल बी ऑलवेज कंप्रेसिव एंड देन ऑब्वियसली देयर विल बी नो टेंशन। तो टेंशन जब डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रेस, क्योंकि जो ये हमारा केस है वो कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस ही डेवलप हो, मींस अपोजिट और रिवर्स स्ट्रेस क्या होगा, टेंशन। सो टेंशन नहीं होना चाहिए। सो फॉर ऑलवेज कंप्रेसिव स्ट्रेस और यू कैन से नो रिवर्स स्ट्रेस और नो रिवर्स स्ट्रेस।
अगर ये वाली कंडीशन आपको देनी है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा डियर स्टूडेंट। सिग्मा डी मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू डियर स्टूडेंट। सिग्मा डी डायरेक्ट क्या था, W by A greater than equal to सिग्मा B क्या था डियर स्टूडेंट, सिग्मा B था W into E, ये था M by I is equal to सिग्मा by Y, यही होता है डियर स्टूडेंट। सो सिग्मा क्या था My by I और M को हमने लिखा था W into E, तो WEY by I, राइट, WEY by I हमने ये लिख दिया, राइट। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे I को हम फिर से AK स्क्वायर लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है AK square, right? So W by A is greater than equal to WEY by AK square. Dear student ऐसा लिख सकते हैं। यहां से क्लियर है कि W by A कैंसल हो जाएगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 is greater than equal to EY by K square dear student। और यहां से अगर मैं ऐसा लिखूं dear student, EY by K square is lesser than equal to 1, so यहां से EY is lesser than equal to K square और यहां से डियर स्टूडेंट E क्या हो जाएगा, lesser than equal to K square by Y। सो ये बेसिकली डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये हमारी जो बेसिकली ओके। सो डियर स्टूडेंट यहां पे एक और चीज आपको समझना होगा, अगर हम Y की वैल्यू, अगर हमारा ये क्रॉस सेक्शन है इसका, अगर हमारे कॉलम का क्रॉस सेक्शन है ये, तो ऑब्वियसली जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस होगा y वो d/2 होगा। तो यहाँ पे हम एक और इस कंडीशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, E is lesser than equal to K square। K is what? Radius of gyration, जो कि आपको पता है AK square। K is radius of gyration by y को डियर स्टूडेंट मैं d/2 लिखूंगा, तो E is lesser than equal to 2K square by d। ये भी एक कंडीशन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये याद रखना। यहां से ये क्लियर हो गया कि जब भी आपको इस टाइप के कॉलम जो कि बेसिकली सेंट्रिक लोड से सब्जेक्टेड है, अगर इसमें आपको रिवर्स स्ट्रेस नहीं चाहिए और ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए, नो टेंशन, तो उस केस में जो इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए लोड की वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 into रेडियस ऑफ gyration of that cross section of the column upon its depth होना चाहिए 2K square by d, ये कंडीशन है। और you can say E is less than equal to K square by Y क्या है डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस, सो E is less than equal to K square by Y, ये कंडीशन है जो आपको याद रखना है। नाउ इसी कंडीशन को यूज करके हम रेक्टेंगुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम, इसके अलावा हॉलो रेक्टेंगुलर, हॉलो सर्कुलर, इन सब के लिए बेसिकली ये कंडीशन निकाल सकते हैं कि E की वैल्यू फिर कितनी लेनी है, मींस लेस देन इक्वल टू। सो हम एटलीस्ट इक्वल टू तो ले ही सकते हैं। सो अगर मैं इक्वल टू ले लूं तो वो बेसिकली हमारा एक जोन डिफाइन हो जाएगा E का, और उस जोन के अंदर अंदर अपने को लोड लगाना है जो बेसिकली हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा, कोई टेंशन नहीं देगा। तो वही जोन बेसिकली कर्नल कहलाता है या कोर कहलाता है, और यही अपने को अंडरस्टैंड करना है डियर स्टूडेंट। Okay, so dear student, now we have to understand what will be the core or kernel size of rectangular section. So dear student, first of all, core या kernel क्या होता है? तो जो अभी मैंने बताया था कि ये अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है डियर स्टूडेंट, तो E इसेंट्रिसिटी की वैल्यू किस जोन में लाई करेगी, सो दैट बेसिकली रेक्टेंगुलर सेक्शन में रिवर्स स्ट्रेस डेवलप ना हो, मींस टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो, only compressive हो। So there should not be any tensile stress, and for that what should be the value of E? अगर मैं बेसिकली अगर आप देखो तो x y से कितने ऑफसेट पे होगा वो, और अगर मैं इस यहां पे लगाता हूं तो x से कितने ऑफसेट पे होगा। अगर ये डियर स्टूडेंट y है और ये x है, तो y से कितनी दूरी पे होगा और x की से कितनी दूरी पे होगा। तो यहां से क्लियर है कि ये y से ये d/6 और ये d/6 मींस टोटल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो होगा d/6 और ये भी होगा d/6, और अगर टोटल करेंगे तो d/3। सिमिलरली ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, b/6 एंड ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, b/6
एंड दिस इज व्हाट योर ब्रेड्थ इज, और ये डेप्थ है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको डेप्थ लिया, इसको ब्रेड्थ लिया, ये चीज आपको समझना है। कई बार आप इसको डेप्थ एज्यूम करते हो, बट यहाँ पे हमने इसको डेप्थ लिया। तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो कर्नल है ये बेसिकली एक रोहम्बस डायमंड शेप बन रहा है, और इसका जो साइज होगा वो y एक्सिस से बेसिकली क्या है, d/6 लेफ्ट, d/6 राइट, और तो मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिया। सिमिलरली अगर x एक्सिस से देखो तो x एक्सिस से b/6 ऊपर और b/6 नीचे, मींस उन दोनों पॉइंट को भी, इन सारे चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो एक डायमंड शेप बेसिकली अगर आप देखोगे तो रोहम्बस मिल रहा है, और यही कर्नल है। इसके अंदर अंदर अगर आपकी सेंट्रिसिटी हो, मींस अगर लोड कहीं यहाँ पे कहीं पे भी होगा इसमें, तो आपका क्या होगा, रिवर्स स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। बट अगर इसके बियॉन्ड आप लोड लगाते हो, ई अगर आपकी सेंट्रिसिटी इस हैचिंग एरिया के बियॉन्ड है, मींस उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ये डिस्ट्रीब्यूट आपको समझना है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये आया कैसे। तो देखो, एक आप किसी एक केस में समझ लो। अभी हमने देखा था कि फॉर नो रिवर्स स्ट्रेस क्या कंडीशन आई थी डियर स्टूडेंट, फॉर नो रिवर्स स्ट्रेस अभी कंडीशन आई थी हमारी कि बेसिकली जो हमारा E है वो लेस देन इक्वल टू 2k स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये क्या था, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अभी हमने कंडीशन देखा था कि जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन इक्वल टू 2k स्क्वायर बाय d होना चाहिए, राइट। सो यू जस्ट हैव टू पुट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन लेस देन इक्वल टू 2k क्या होगा डियर स्टूडेंट, यू नो k क्या होता है। सो आपको पता है कि I क्या होता है, ak स्क्वायर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारी जो बेंडिंग हो रही है वो y एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो y एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो हमें I भी y लेना होगा और k y होगा, राइट। सो अभी हमारे पास k y स्क्वायर अगर निकालना है तो I y बाय a हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ I y बाय a इसको मैंने पुट कर दिया और अपॉन d। नाउ E इज लेस देन इक्वल टू 2 I y डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा bdq बाय 12, राइट, bdq बाय 12, और इनटू एरिया भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, bd और अपॉन d हो जाएगा। 2 से ये 6 कैंसिल, bd से ये d स्क्वायर और फिर ये d से d। यहां से साफ क्लियर है कि E इज लेस देन इक्वल टू d बाय 6 और यू कैन से मैक्सिमम E विल बी d बाय 6। तो यहां से क्लियर है कि इस केस में ये d बाय 6 होना चाहिए E, तो इस साइड भी d बाय 6 होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट अगर मैं x एक्सिस के अबाउट अगर मैं बेंडिंग की बात करूं तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, b बाय 6 और b बाय 6, एंड बाय ज्वाइनिंग दिस यू आर गेटिंग बेसिकली द कर्नल एरिया एंड द कर्नल जोन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, इस पे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछता है, ये आपको याद रखना है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। एंड सिमिलर स्टडी हम कर सकते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए। सो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहां पे जो सेकंड केस बेसिकली आपको समझाना चाहूं, सेकंड केस इन सर्कुलर सेक्शन। सो अगर आप सर्कुलर सेक्शन की बात करो डियर स्टूडेंट, तो सेम सर्कुलर सेक्शन कैसा होगा, यहां पे ये होगा, ये y है एंड ये x है डियर स्टूडेंट। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कर्नल क्या होगा, तो ये चीज अपने को समझना है। कर्नल बेसिकली ये स्मॉल जो जोन देख रहे हो ये कर्नल होगा। अब इसका हमें साइज निकालना है डियर स्टूडेंट, तो ये साइज जानने के लिए फिर से वही आते हैं कि E इज लेसर देन इक्वल टू 2k स्क्वायर बाय बेसिकली यहां पे D बेसिकली अगर आप डियर स्टूडेंट ये देखोगे तो ओके, सो डियर स्टूडेंट फिर से वही कंडीशन लगाते हैं, E इज शुड बी लेसर देन 2k स्क्वायर बाय D, राइट। E इज लेसर देन 2k स्क्वायर, k स्क्वायर का मतलब है k स्क्वायर का मतलब है I बाय a। अब यहाँ पे xx और yy तो सेम होता है, ixx और iyy सर्कुलर के केस में सेम होता है, जो कि होता है पाई बाय 64 d4। तो k स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, I बाय a। सो I बाय a क्या होता है, पाई बाय 4 d स्क्वायर, राइट, अपॉन d। इसको अगर आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट इज लेसर देन इक्वल टू पाई बाय 4 ये d स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये d से d और ये कैंसल होके 4 से बेसिकली
ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये फाइनली e इज लेस देन इक्वल टू d by 8 आ रहा है, और यू कैन टेक इट एक्सट्रीमली, e क्या होना चाहिए, d by 8 हो, मैक्सिमम ले सकते हैं। सो d by 8 का मतलब है यहां से ये अपने को इसेंट्रिसिटी d by 8 लेना है। सो ऑब्वियसली ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डियर स्टूडेंट d by 8 मींस, और सिमिलरली ये d by 8 और ये d by 8, तो यहाँ पे तो बेसिकली आपका एक सर्कल ही बन जाएगा जिसका डायमीटर कितना हो जाएगा, d by 4। सो d by 4 डाया का एक बेसिकली एक कर्नल एग्जिस्ट करेगा, जिसके अंदर अंदर अगर हम लोड लगाते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल नहीं होगा। तो ये जो कर्नल निकालने का ये जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ रहा है, ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट था कर्नल जानना, राइट। और सिमिलरली आप हॉलो के लिए भी फाइंड कर सकते हो डियर स्टूडेंट, हॉलो रेक्टेंगुलर के लिए, हॉलो सर्कुलर के लिए, इन सब के लिए कर्नल फाइंड कर सकते हो। सो कर्नल इज नथिंग बट ई की क्या मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप ना हो, ओनली कंप्रेसिव हो, और उसी का जो साइज बेसिकली जोन डेवलप होता है उसको कर्नल बोलता है, उसका साइज कई बार पूछता है। तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के लिए मैंने डिराइव किया, ये कई बार आया हुआ, और अगर किसी और अदर फिगर का आपको निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हो। सो आई थिंक आपको इस टॉपिक में थ्योरी में और कॉन्सेप्ट्स में इतना ही रिक्वायर्ड है। नाउ इस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट करता हूं, जो जिसको करने के बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे आपको इस बेसिकली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूं जिससे कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन कह रहा है a rectangular strut is 20 centimeter wide. What is strut dear student? जो बेसिकली जो कॉलम और स्ट्रट, ये अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, बट यहाँ पे स्ट्रट का मतलब होता है कि कोई भी कॉलम जो कि कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है, राइट, एक्सियल कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड होता है, और वो वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। सो इसको हम बोलते हैं स्ट्रट। लेकिन अगर उसी स्ट्रट में वर्टिकल होगा तो उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो जब भी कंप्रेसिव लोड से सब्जेक्टेड एक वर्टिकल या इंक्लाइंड मेंबर है उसको हम स्ट्रट बोल सकते हैं। सो अ रेक्टेंगुलर स्ट्रट मींस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर thick. It carries a load of 60 kilonewton at an eccentricity of 2 centimeter in a plane bisecting its thickness. In a plane bisecting its thickness, मतलब कोई depth, right? Find the maximum and minimum intensities of stress in the section. This one simple case है, ये basically strut है, 20 सेंटीमीटर वाइड है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट, तो ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वाइड है, 20 सेंटीमीटर वाइड है, और 15 सेंटीमीटर क्या है डियर स्टूडेंट, थिक है, और डेप्थ है 15 सेंटीमीटर थिक है, और ये 60 किलोन्यूटन का लोड कैरी कर रहा है, और इसेंट्रिसिटी इसकी है ई क्या है 2 सेंटीमीटर, और क्या रहा 2 सेंटीमीटर इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। सो थिकनेस को बाइसेक्ट करता है, राइट। सो किस प्लेन में बेसिकली बेंड हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये इस प्लेन में बेंड हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझना होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये केस है, ये स्ट्रट है, रेक्टेंगुलर स्ट्रट है जिसका साइज 20 सेंटीमीटर इनटू 15 सेंटीमीटर है। इस पे 20 सेंटीमीटर इसेंट्रिसिटी पे 60 किलोन्यूटन का लोड लगा जो थिकनेस को बेसिकली कट कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर इन अ प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस, मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर है वो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, एक्स डायरेक्शन में लगा है। और कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, मतलब सिग्मा मैक्स निकालना है और सिग्मा मीन निकालना है। सो डियर स्टूडेंट, इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स डियर स्टूडेंट क्या होगा, सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस सिग्मा बी, और मिनिमम क्या होगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट सिग्मा डी निकालना होगा आपको। सिग्मा डी क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, W by A। W क्या है डियर स्टूडेंट, 60 किलोन्यूटन मतलब 10 to the power 3। एरिया डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 20 into 15, right, 20 into 15, so this much Newton per centimeter square। सिग्मा डी आ जाएगा डियर स्टूडेंट, सिग्मा बी क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिग्मा बी होता है
सिग्मा m by i is equal to sigma by y, right? So my by i हो जाएगा डियर स्टूडेंट, my by i। m तो हमेशा क्या होता है w into e, y by i। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट समझना होगा y और i, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y क्या होगा, i क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट चूंकि लोड यहाँ पे x डायरेक्शन पे यहाँ पे लग रहा है, तो बेसिकली ये बेंड होगा y के अबाउट। डियर स्टूडेंट ये चीज आपको समझना होगा, ये y के अबाउट बेंड होगा, राइट। सो ये y के अबाउट बेंड होगा, तो w तो आपका डियर स्टूडेंट 60 into 10 to the power 3 है, e क्या हो जाएगा 2, एंड y क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझना होगा। y हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये 20 का हाफ 10, y क्या हो जाएगा 10 अपॉन i क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इसके अबाउट, ये इसके अबाउट करोगे तो क्या हो जाएगा 15 into 20 का होल क्यूब बाय 12। ये जो भी आएगा वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट। इन दोनों को ऐड कर देना है। सो सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, सिग्मा डी की ये वैल्यू और सिग्मा बी की ये वैल्यू, दोनों को प्लस कर देंगे तो सिग्मा मैक्स आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट तो मिनिमम आ जाएगा। अगर मैं इसका वेरिएशन देखूं, अगर मैं इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे तो डियर स्टूडेंट सिग्मा डी की वैल्यू जो आएगी वो सिग्मा डी की वैल्यू आएगी, बेसिकली इसमें मीटर स्क्वायर में बुक में कैलकुलेट नहीं किया हो, सो यू कैन फाइंड इट, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और यहाँ पे सिग्मा डी बड़ा होगा सिग्मा बी से, तो वेरिएशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो वेरिएशन ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको देखोगे तो ये सिग्मा मैक्स हो जाएगा, ये सिग्मा मैक्स और ये सिग्मा मिनिमम, और ये वेरिएशन ग्राफ हो जाएगा। जो भी आपकी सिग्मा मिनिमम की वैल्यू होगी, सिग्मा मैक्स यहां दिखा देना, सिग्मा मिन ये हो जाएगा, ये बेसिकली आपका वेरिएशन ग्राफ हो जाएगा, वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, बट यस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक का, राइट। सो कर्नल और मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग, मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना, ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशन भी है। कई ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्ट यूज होता है डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको समझना है। सो नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, एंड व्हिच इज we can say the shear stresses in beam। ये टॉपिक डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, shear stress in beam। बीम में बेसिकली जब लोड लगता है तो ऑब्वियसली उस पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बीम में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसके ट्रांसवर्सल सेक्शन के अलग अलग लेयर्स पे हमने बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड किया, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किया और उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं। नाउ अब हम उस टाइम हमने shear स्ट्रेस को नेग्लेक्ट किया, बट अब हमारा पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट कि बेंडिंग स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करेंगे, shear स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे एसएससी जेई सिविल में, मैकेनिकल में, इन सब में क्वेश्चन आया हुआ है। और वैसे भी अगर आप देखोगे आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू से और एई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि shear स्ट्रेस इन बीम को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। एसएससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन मैं बेसिकली इसमें कवर कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द shear स्ट्रेस इन बीम। ओके, सो डियर स्टूडेंट ये जो टॉपिक है shear स्ट्रेसेस इन बीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो एग्जाम एसएससी जेई सब्जेक्टिव पेपर 2 सिविल हो, मैकेनिकल हो, एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा अगर आप एई लेवल एग्जाम्स देखोगे, आईईएस एग्जाम देखोगे डियर स्टूडेंट, इन सब में बेसिकली सिविल और मैकेनिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज shear stresses in beam। जैसा कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही डियर स्टूडेंट shear stresses in beam है। shear stresses in beam आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग वही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप याद करो कि बीम में अगर हम प्योर बेंडिंग की बात करेंगे तो हमने बेंडिंग को नेग्लेक्ट किया था, अब हम बीम में प्योरली shear स्ट्रेस देखेंगे। मतलब बीम में बेसिकली प्योरली shear स्ट्रेस और उसका अलग अलग लेयर पे ट्रांसवर्सल सेक्शन के अलग अलग लेयर पे उसकी वैल्यू फाइंड करके उसका ग्राफ दिखाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दिया स्टूडेंट। सो shear स्ट्रेस कैलकुलेशन
उस कैलकुलेशन के बेस पे अलग अलग लेयर पे बेसिकली शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यही इस चैप्टर का बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आता है डियर स्टूडेंट कि शियर स्ट्रेसेस इन बीम, बेसिकली जब हम शियर काउंट करते हैं, शियर स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस को भूल जाते हैं, मतलब उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और जब बेंडिंग स्ट्रेस को काउंट करते हैं तो शियर स्ट्रेस को भूल जाते हैं। नाउ जब हम बीम को डिजाइन करते हैं तो शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को क्लब करके फिर हम सेफर वे में बीम को डिजाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शियर स्ट्रेसेस इन बीम। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये समझना है तो शियर स्ट्रेसेस के लिए, तो लेट्स से ये बीम है, राइट, और बीम पे बेसिकली ये बेंडिंग मोमेंट डेवलप लग रहा है, तो इसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा, इसका अगर मैं ट्रांसवर्सल सेक्शन डियर स्टूडेंट ये ले लूं, ये एक ट्रांसवर्सल सेक्शन है और ये एक न्यूट्रल एक्सिस है इसका। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये जो चैप्टर बेंडिंग शियर स्ट्रेसेस इन बीम को करने से पहले आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम को एक बार अच्छे से देख लोगे तो काफी फायदा मिलेगा, राइट। सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ यहां से अलग अलग किसी भी ट्रांसवर्सल बेसिकली लेयर की बात करें हम, तो इस लेयर पे जो शियर स्ट्रेस होगा वो अलग होगा, इसके ऊपर अगर यहां देखोगे तो अलग होगा, हर सब पे अलग अलग शियर स्ट्रेस होगा, यहां पे अलग होगा, यहां पे जैसे बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन होता है डियर स्टूडेंट, यहां पे भी आपको ये देखना है कि अलग अलग शियर स्ट्रेस होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे इस लेयर की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे जो शियर स्ट्रेस टाउ होगा वो डियर स्टूडेंट होगा SAY बार बाय IB। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी लेयर पे अगर आप देखो बीम के ट्रांसवर्सल सेक्शन के किसी भी लेयर पे जो शियर स्ट्रेस होगा डियर स्टूडेंट, वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाउ क्या है? टाउ इज शियर स्ट्रेस। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। S क्या है डियर स्टूडेंट? S इज शियर फोर्स। S क्या है? शियर फोर्स। A इज ऑब्वियसली यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, A या कई बार AY बार बोलते हैं हम डियर स्टूडेंट। सो अगर मैं अलग से A बोलूं तो A क्या होगा? जिस पॉइंट पे देखो, A इज नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम। जनरली ये चीज हम लेते हैं, बट यहां पे A एरिया नहीं है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम नहीं है। A है जिस पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, उस पॉइंट से ऊपर बीम का जो एरिया है वो एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे डियर स्टूडेंट। A इज व्हाट? area of the beam above the considered layer, मतलब हम जिस लेयर पे शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट से, उस लेयर से ऊपर बीम का क्या एरिया है वो एरिया। यहां पे मान लो अपने को यहां पे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये A हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया के बारे में आपको समझना, राइट। Y बार क्या है? तो जो एरिया आपने लिया है, जो आपका उस जहां पे शियर स्ट्रेस निकालना है उसके ऊपर जो बीम का एरिया है, उस बीम के एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट। सो Y बार अगेन इंपॉर्टेंट है। Y बार को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A, जो कि ऑलरेडी क्या है एरिया A, ये मैं आपको बता चुका हूं, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंबाइंड होके बता दूं AY बार, तो इसको मैं एरिया मोमेंट बोल सकता हूं। इसको क्या बोल सकता हूं डियर स्टूडेंट? एरिया मोमेंट। मतलब जिस लेयर पे आप शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो, उसके ऊपर जो बीम का एरिया है, उस एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट। सो AY बार को हम क्या बोल सकते हैं? एरिया मोमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एरिया मोमेंट, राइट। एंड I इज अगेन एज यूजुअल, I क्या है डियर स्टूडेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बीम सेक्शन। I क्या है डियर स्टूडेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। MI मतलब एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI ऑफ बीम अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो ये I तो एज यूजुअल है और पूरे बीम के क्रॉस सेक्शन का है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे B अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। B क्या है? सो डियर स्टूडेंट, बीम फिर से बीम के जिस लेयर पे आप शियर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो, उस पॉइंट पे या उस लेयर पे बीम की क्या विड्थ है, वो विड्थ है, ना कि बीम की पूरी विड्थ। देखो, अगर बीम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो हर जगह विड्थ सेम है,
बट कई बार बीम अलग अलग क्रॉस सेक्शन का होता है, तो विड्थ हमें बेसिकली एक फिक्स विड्थ नहीं लेना है। जिस विड्थ पे, जिस पॉइंट पे, जिस लेयर पे आपने को शियर स्ट्रेस निकालना है, उस लेयर पे बीम का विड्थ क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे इस लेयर पे निकालना है, तो यहां पे विड्थ क्या है बी। सो बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम एट कंसीडर्ड सेक्शन, एट कंसीडर्ड लेयर, मतलब जिस लेयर पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है वहां का भी। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के आगे पीछे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट रोटेट होता है, मतलब जस्ट यही फॉर्मूला है जिसके आगे पीछे रोटेट करता है। सो आप यहां से ये चीज कन्विंस हो गए कि किसी भी बीम में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो अलग अलग लेयर पे अलग अलग शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, और उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू SA y बार बाय IB। सो डियर स्टूडेंट, S क्या है, A क्या है, Y बार क्या है, I क्या है, B क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। यहाँ पे A बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन Y बार भी इंपॉर्टेंट है, और B, ये तीन में कंफ्यूजन होता है। A, Y बार और B, ये तीन आपको पता होना चाहिए, ये कैसे निकालते हैं और ये क्या है। बाकी I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज डियर स्टूडेंट। नाउ अब हमें क्या करना है कि शियर स्ट्रेस निकालना है, ये तो जनरल फॉर्मूला है कि कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अपने को शियर स्ट्रेस निकालना है अलग अलग सेक्शन ऑफ बीम के लिए। सो जनरली बीम का सेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, टी सेक्शन, आई सेक्शन, और भी बहुत सारे बिल्ट अप सेक्शंस हो सकते हैं, बट जनरली अगर आप देखोगे तो आपका रेक्टेंगुलर, या यूं कह सकते हो स्क्वायर भी दे सकते हो, तो रेक्टेंगुलर जो कि स्क्वायर उसी का स्पेशल